क्या आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं? अगर नहीं फाइल करी है तो यह बात ध्यान से सुन लीजिए कि संडे दैट इज 5 दिसंबर 2021 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह बात बताई है कि 3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं, जिसमें बहुत सारे न्यू कमर्स भी हैं और डेली 4 लाख से ऊपर रिटर्न फाइल हो रही है। 31 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है, भूलिए मत 2021 की रिटर्न फाइल करने के लिए, और इसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। तो अपनी रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल करिए। अब फाइल कैसे करनी है आईटीआर 1 वो तो हमने इस वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आईटीआर 1 फाइल करने के लिए। तो दोस्तों आज मैं उसी चेकलिस्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारे को यह बताएगी कि आईटीआर 1 नए पोर्टल पे फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक चेकलिस्ट बताने वाला हूं, जिस चेकलिस्ट का सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास पैन होना चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार होना चाहिए। यार ये तो सबके पास होता है, इसमें नई चीज क्या बताई? इसमें नई चीज जाननी यह जरूरी है कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक होना चाहिए। अब पैन और आधार लिंक करने से पहले भी एक चीज है, क्या? आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। यार ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। जी हां दोस्तों, 31 दिसंबर आने वाली है, तो सबसे पहले अपने फोन नंबर को आधार से लिंक करें और अपने पैन को अपने आधार से लिंक करें, तभी आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। वरना आपको रिटर्न फाइल करने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन करना लास्ट में, यानी कि ई वेरीफाई करना रिटर्न को बहुत जरूरी होता है। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले जो 2 पॉइंट थे वो तो हो गया पैन और आधार। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे को फॉर्म 16 यानी कि वो फॉर्म जो हमारे को हमारे एम्प्लॉयर से मिला है सैलरी का, वो हमारे को इकट्ठा, यानी कि वो हमारे को संभाल कर रखना नहीं है, हमारे को अपने सामने लाना है और उसके बेसिस पे ही हमें रिटर्न फाइल करनी है। एक चीज याद रहे कि आपके पास सैलरी स्लिप्स भी होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी स्लिप्स आपको यह बताएगी कि आपकी जो सैलरी है उसका बाइफर्गेशन क्या है, यानी कि उसमें बेसिक पे कितना है, उसमें एचआरए कितना है, उसमें लीव ट्रैवल अलाउंस कितना है, बाकी अलाउंसेस कितने हैं। क्योंकि एचआरए की हमें एग्जम्पशन मिलती है तो हमारे को अलग से उसका एक बाइफर्गेशन होना जरूरी है। ये तो हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, अब यहां पर आपको चाहिए अपनी रेंट रिसीट्स। रेंट रिसीट्स कौन सी? जो रेंट आपने पे किया है वो भी, और जो रेंट अगर आपने रिसीव किया है वो भी। रेंट पेड की रिसीट्स आपको इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि एचआरए के टाइम पर आपको वहां पे डालना होता है कि आपने कितना रेंट पे किया है। और रेंट रिसीव्ड अगर आपका कोई है तो आपको उसके लिए रिसीट्स, वो रिसीट्स इसलिए चाहिए ताकि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल सकें। साथ ही साथ आपको जो एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो है अपने होम लोन की स्टेटमेंट। होम लोन की स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि उसका एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो कि बैंक इश्यू करता है, आपको वो भी निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पता लगता है कि पूरे साल में आपने कितना होम लोन का प्रिंसिपल पे किया है और कितना आपने इंटरेस्ट पे किया है। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 24B, अंडर 80EE, अंडर 80EE ये तीनों जगह मिलती है, और अगर आप प्रिंसिपल की बात करें तो 80C में आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट होना जरूरी है, और वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ही देगा जो बैंक देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक में से बेसिकली ये निकल कर आएगा कि पूरे साल के अंदर आपने कितना इंटरेस्ट सेविंग बैंक के ऊपर और एफडी के ऊपर रिसीव किया है। सेविंग बैंक के ऊपर रिसीव किया हुआ इंटरेस्ट 10,000 तक एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80TTA। साथ साथ मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आपको डिडक्शन कहां कहां मिल सकती है और कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल होगी, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो बेसिकली हमने अभी तक 3 हेड कवर कर लिए। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि आपको फॉर्म 16 से भरना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि अगर आपने रेंट रिसीव किया है तो उससे भरना है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसके अंदर आप ये डालेंगे कि आपने सेविंग बैंक से और एफडी से या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर आपका कोई अकाउंट है तो उससे बेसिकली आपने कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है। ये तो बात हो गई इनकम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान देना है वो है डिडक्शंस का, यानी कि वो डिडक्शंस जो अब आप क्लेम करने वाले अपनी इनकम से। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, मतलब 80C यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप मैरिड और आपके बच्चे हैं तो उनकी ट्यूशन फीस,
अगर आपने कोई ईएलएसएस खरीदा हुआ है तो उसकी जो भी आपने अमाउंट ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया है उसका आपके पास डिटेल होनी चाहिए। अगर आपने कोई होम लोन के प्रिंसिपल की पेमेंट करी है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया तो आपके पास वो होना चाहिए। अगर आपने कोई टैक्स सेविंग एफडी करी है तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। यानी कि 80C के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उन सबकी डिटेल्स और उनका अमाउंट आपके पास रेडी रहना चाहिए। इसी के साथ साथ अंडर सेक्शन 80D जो आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है तो आपके पास अपना वो प्रीमियम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने पे किया है। उसके बाद आपके पास अगर आपने एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है अंडर सेक्शन 80 CCD 1B तो आपके पास उसकी डिटेल्स भी होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई डिडक्शन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने जो टैक्स पेमेंट करी है वो आपके 26AS फॉर्म में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आप अपने पोर्टल से, अपने डैशबोर्ड से, इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना एक फॉर्म 26AS डाउनलोड कर लें और उसको डाउनलोड करके आप ये देखिए कि जो जो आपका टीडीएस कटा हुआ है या जो भी आपने टैक्स डिपॉजिट किया है, मतलब आपने एडवांस टैक्स अगर डिपॉजिट किया है तो उसके अंदर वो टैक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका जिसने टीडीएस काटा है उसका टैन रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, चाहे वो सैलरी पे कटा है, चाहे वो किसी अदर इनकम पे कटा है जैसे कि कमीशन इनकम हो गई या कोई भी इनकम पे अगर आपका टीडीएस कटा है तो वो उसका टैन रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा फॉर्म 26AS में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) तो नहीं क्लेम करना आपने। अब 89(1) का रिलीफ क्या होता है इसको ध्यान से समझना है हमने। अगर हमारे को कोई भी एरियर्स या कोई भी एडवांस मिला है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसके ऊपर जो टैक्सेशन का सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है। वो क्या कहता है कि मान लेते हैं मेरे को कोई एरियर्स मिले हैं 2017-18 के, तो 17-18 के कुछ एरियर्स मुझे रिसीव हुए हैं 20-21 में। 17-18 के एरियर्स मुझे कब रिसीव हुए? 20-21 में। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 20-21 की इनकम के ऊपर टैक्स निकालूंगा दो बार, एक बार एरियर्स इंक्लूड करके और एक बार एरियर्स एक्सक्लूड करके। इंक्लूड करके, एक्सक्लूड करके, ये जो अमाउंट आएंगे मेरे पास दो टैक्स के, मैं इनका डिफरेंस निकाल लूंगा। इसके बाद मैं 17-18 पे जाऊंगा और 17-18 में भी मैं एक बार इनकम टैक्स निकालूंगा इंक्लूड करके और एक बार इनकम टैक्स निकालूंगा एक्सक्लूड करके एरियर्स को, और फिर मैं ये वाला टैक्स का अमाउंट निकाल लूंगा, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस निकाल लूंगा। बेसिकली मुझे अमाउंट डिपॉजिट करना चाहिए था टैक्स का ये वाला, क्योंकि ये इनकम जो थी ये इनकम बिलोंग करती थी 17-18 को, बट क्योंकि मैं इसे करंट ईयर में फाइल कर रहा हूं तो मुझे पे करना पड़ेगा दिस मच, बट ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार क्या कहती है कि अब फाइनली जो ये एक्स अमाउंट आया और जो ये वाई अमाउंट आया, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बन जाएगा आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). यानी कि यहां पर आपको एक रिलीफ मिलने वाला है कि आपका जो टैक्स करंट ईयर के हिसाब से बन रहा है, बनना चाहिए उस साल के हिसाब से जिस साल के आपके एरियर्स हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन जाएगा आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ये तो बात हो गई रिलीफ की। इसके बाद अगर आपकी और भी कोई इनकम है जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको ये भी इंक्लूड करनी पड़ेगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। ऑल्दो इट इज एग्जाम, बट फिर भी आपको इसे इंक्लूड करना पड़ेगा जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस कि हाँ मैंने ये इनकम अर्न करी है, ये रही मेरी इनकम का अमाउंट। तो बेसिकली दोस्तों जो आज हमने ये चेकलिस्ट डिस्कस करी है, ये आपको इकट्ठे करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारा अमाउंट आपको इकट्ठा करना है बिफोर फाइलिंग योर ITR 1। हाँ, और ITR 1 कैसे फाइल करनी है उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी अपने सभी दोस्तों के साथ, अब सभी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।